Okay, so the topic for today is system development life cycle. Okay, in last class we have discussed about information system, what is it basically. Okay, so now in this lecture we will discuss about what is system development life cycle, means how you will deploy information system in your organization. And this is topic of system analysis and design. The subject code is KMBIT 05. Okay, so first we will discuss about what are the various phases of system development life cycle. Okay, so if you see that there are major five phases are there in this system development life cycle. ठीक है, कौन कौन से phases हैं ये? फर्स्ट फेज अगर हम देखेंगे तो that is planning, second phase is analysis, third phase is design, fourth phase is implementation and fifth phase is support. Okay. और ये सारे फेजेस हम किसके कॉन्टेक्स्ट पर बात करेंगे, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए. ओके, सो द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वी विल सी द वेरियस फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वन बाय वन. ओके, तो अगर हम पहले फेज की बात करें, दैट इज प्लानिंग, प्लान करना, क्या हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉय करने की जरूरत है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा था, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या था, आप देखिए क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल है ना बेसिकली. इसमें भी ऐसा ही है, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करेगा. एक्सटर्नल पार्टीज आर देयर. ठीक है, जैसे कोडिंग वोडिंग का पार्ट है. अभी जैसे मैंने आपको बताया, सिंपली अगर ईआरपी सिस्टम को हमें डिप्लॉय करना है तो हमें एसएपी है ना, बान, जेडी एडवर्ड और एकल जैसी कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मींस योर मॉड्यूल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, देखिए उन्हें जो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट मिलेगी आपकी तरफ से वो क्या होगी, एज अ क्लाइंट ना. आप अभी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आप चाहते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं एसएपी का ईआरपी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करूं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एसएपी को अप्रोच करेंगे, प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट देंगे, अपनी फिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या मेरे पास सफिशिएंट फंड है, क्या मेरे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, क्या मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए क्यों कर रहा हूं, क्या रीजंस हैं, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम के बिना काम नहीं चल सकता. तो ये सभी बेसिकली किसका फेज में आते हैं, प्लानिंग फेज में, मींस रिव्यू द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, आप अपनी साइड से करेंगे, मींस आप एज ए मींस सर्विस जो आप क्लाइंट साइड से आप अपना रिव्यू करेंगे और जो एसएपी अपनी तरफ से करेगा एज ए डेवलपर. ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करते हैं. वो कहते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट दी है तो फिजिबिलिटी एक बार चेक कर ले, क्या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, हम डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो ये सभी रिव्यू पार्ट में आता है. तो इट टेक्स लॉट मेनी टाइम. कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसे हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ऑटोमेट करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉय करना है. जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, वो एमआईएस भी हो सकता है, ईआरपी भी हो सकता है, डीएसएस भी हो सकता है, एक्सपर्ट सिस्टम भी हो सकता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर. ठीक है, तो उनको रिव्यू करना है बेसिकली कि आपको किस टाइप के अप्रोप्रिएट सिस्टम के रिक्वायरमेंट है. तो दैट इज बेसिकली फर्स्ट फेज, प्लानिंग फेज. और इसमें आप क्या देखेंगे, रिव्यू द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो रिव्यू कौन करेगा, देखिए आप अपना क्लाइंट के साइड से करेंगे और जिस पार्टी को आप इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो अपनी साइड से करेगा. ठीक है, कि क्या मैं इनके लिए बेस्ट ऑप्शन हूं या इन्हें किसी और वेंडर के पास जाना चाहिए. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली. और क्या ये जो कह सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये फिजिबल हो पाएगा, एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स, तो वो सारी चीजें कहते हैं ना. आजकल के टाइम में क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है. तो प्रोएक्टिव इसलिए है ना कि आप जितने सेटिस्फाइड क्लाइंट क्रिएट करेंगे उतना ही आपके लिए फ्यूचर में बेटर रहेगा, आपका रिव्यू अच्छा रहेगा, है ना. तो आप क्या कोशिश करते हैं एज ए डेवलपर, कोशिश यही करते हैं कि मेरे क्लाइंट्स जिस पर्पज के लिए उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहें. ठीक है, और जो क्लाइंट है वो क्या सोचता है कि मैं जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए मैं इस एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा हूँ, वो उसकी परफॉर्मेंस मतलब एक तरीके से सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए. ठीक है, otherwise this model will not work. Okay, so first you will plan for that, means what type of information system you are going to develop in your organization. Okay,
नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। क्या प्रायोरिटाइज करेंगे प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट को? ये कौन करता है? ये वेंडर करता है। वेंडर क्या देखेगा, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा क्रूशियल है, किस प्रोजेक्ट को हमें जो है, अब देखिए अभी मैंने जैसे बताया ERP MIS आप अगर चाहें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर लें तुरंत इमीडिएटली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप क्या करते हैं, मॉड्यूलर वे में एक एक डिपार्टमेंट एक एक फंक्शन को लेते हुए चलते हैं और उस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट को आप क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, प्रॉपरली लिस्टिंग करेंगे। ठीक है तो दैट इज व्हाट प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। ये किसके साइड से हो गया, वेंडर के साइड से। नेक्स्ट इज एलोकेट रिसोर्सेज। अब इसके लिए पर्टिकुलरली टीम डिप्लॉय होगी। मैं इसमें आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आजकल जैसे बहुत सारी ऑडिटर कंपनीज हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ISO कोबेट, ISO और कोबेट होता है इसमें आपका, और ISO में 27001 होता है जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ISO 9000 होता है जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली एलोकेट रिसोर्सेज, हम टीम डिप्लॉय करते हैं। कोई कंपनी है जो कि ISO से रिलेटेड असाइनमेंट लेती है, ISO से रिलेटेड ऑडिटिंग करती है, उसके पास ऑडिटर्स के मतलब कह सकते हैं ऑडिटर्स हैं, अगर उनके पास एक्सपर्ट्स हैं तो उनमें से वो एलोकेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इस ऑडिटर को भेज रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, बेसिकली देखिए कस्टमाइज वर्क है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी किस फेज पर है ISO, हमें किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप रिसोर्सेज टीम डिप्लॉय करते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नीड्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो सभी कुछ आप इंश्योर करते हैं एज ए वेंडर। और क्लाइंट का काम क्या है, वेंडर को सपोर्ट करना, वेंडर को जो जो फैसिलिटी चाहिए और कह सकते हैं जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए वो उसे प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम एप्रोप्रिएट जो बजटिंग कंस्टेंट है उसको कंसीडर करना, ठीक है, टाइम पर पैसा रिलीज करना, फंड रिलीज करना। तो ये सभी क्या है, प्लानिंग फेज का काम है। तो एलोकेट रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम। जैसा अभी मैंने बताया एक सिस्टम एनालिस्ट होता है, सिस्टम एनालिस्ट के अंदर में बहुत सारे अदर एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, और टीम मेंबर्स होते हैं। तो इन सभी की एक टीम आप फॉर्म करते हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में असाइन करते हैं। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होता है, सिस्टम को चेक करना, सिस्टम में कोई भी कंटिजेंसी या कोई भी मतलब कह सकते हैं अगर कोई बग है उसको फिक्स करना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फेज को देखना कि वो प्रॉपर्ली स्मूथली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारा काम, सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सिस्टम एनालिस्ट की होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है इसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में तो वो सिस्टम एनालिस्ट का है। ठीक है, हालांकि उसके सपोर्ट में आप देखिए तो पूरी जो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर, सभी कोई उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस पार्ट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली अगर किसी को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा तो दैट इज सिस्टम एनालिस्ट। ओके, तो उसका काम क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी क्या कहते हैं ड्रॉबैक हैं या जो भी लूप होल्स हैं उनको रेक्टिफाई करना टाइम टू टाइम। सो आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम को असाइन करना, फॉर्म करना, सिस्टम एनालिस्ट को प्रिपेयर करना, सिस्टम एनालिस्ट असाइन करना किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ठीक है, दैट ऑल कम्स अंडर द फेज ऑफ प्लानिंग फेज। सो दैट इज वेरी क्रूशियल फेज और यही अपने आप में काफी टाइम ले लेता है। जब भी आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने जाते हैं ना तो पहले प्लान करते हैं क्या वाकई में मुझे इस मॉड्यूल की जरूरत है, अगर है तो मैं कुछ इंटरनल ऑडिटर से, कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर से जो एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनका फीडबैक लेता हूँ, उसके बाद मैं ये डिसाइड करता हूँ पहले अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले किस फेज पर ये काम मतलब जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमें डिप्लॉय करना है किस फेज पर हम पहले करेंगे, है ना, किस फंक्शन पर हम पहले डिप्लॉय करेंगे, किस फंक्शन पर हम बाद में डिप्लॉय करेंगे, उसकी रैंकिंग करना, रेटिंग करना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर हमारा प्लान क्या होगा, कितने टाइम पीरियड में हम ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर ले जाएंगे, कितने टाइम पीरियड में हम अपनी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर ले जाएंगे। तो ये सारा काम किस में आता है, प्लानिंग फेज में आता है। तो दैट इज वेरी क्रूशियल। जितना इंपॉर्टेंट तरीके से, जितना आप बेटर तरीके से प्लान कर लेंगे उतना ही आपके लिए बाकी के जो फेजेस हैं वो इजी होते चले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी और फेज में प्रॉब्लम आ गई तो मतलब अगर प्लानिंग अप्रोप्रिएट नहीं है तो बाकी के फेजेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब जो भी है वो आपको पहले से ही प्लान करके रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट को रिव्यू करना, प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, एलोकेट प्रॉपर रिसोर्सेज, बजटिंग कंस्ट्रेंट वगैरह।
आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम, सिस्टम एनालिस्ट अपॉइंट करना, तो ये सारा काम किसमें है, प्लानिंग फेज में होता है। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस में बेसिकली आप क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है इसमें वो है फिजिबिलिटी एनालिसिस, है ना। तो ये खैर नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट इज कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। जैसा अभी मैंने बताया था कि SAP, Oracle, बान, JD एडवर्ड जैसी ये कंपनीज हैं, ये कहते हैं पहले आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लें क्या वाकई में हमें इस मॉड्यूल की जरूरत है। तो इसमें क्या देखते हैं, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ देखे जाते हैं कि क्या हमारा जो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन विजिट की हैं, उसमें मैंने देखा है कि जनरली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो कोई नए सॉल्यूशन को डिप्लॉय करने से बचते हैं, ठीक है। उसका क्या रीजन होता है सबसे बड़ा, कि वो चेंज प्रैक्टिसेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जितना यंग जनरेशन जितना डायनामिक है उतना ओल्ड जनरेशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आपको चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रॉपर्ली फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। और मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स इसकी वजह से भी आ जाती, ठीक है, कि प्रॉपर्ली जो चेंज मैनेजमेंट, क्या वहाँ के लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर देखना कि क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट करता है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम को, अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ट्रेडिशनल जो फाइलिंग सिस्टम है। आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स देखी होंगी, लोगों को लगता है कि इसको अडॉप्ट करने से हमारी जॉब चली जाएगी, सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। बल्कि जबकि आप देखें तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी, आपका वर्क ज्यादा एफिशिएंट वे में, ज्यादा प्रोडक्टिव वे में आप उसको वर्क को कर पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी कुछ आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कंसीडर करना है, ठीक है, कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, लोगों का जो मोटिव है, लोगों को जो जिन लोगों के लिए आप चेंज डिप्लॉय करना चाहते हैं, क्या वो उसके लिए रेडी हैं। उसके लिए आपको टाइम टू टाइम मीटिंग करके उनको नए मॉडल के बारे में, नए सिस्टम के बारे में बताना होता है, प्रॉपरली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह एलोकेट करनी होती है, किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करेंगे। कोई नया सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टेप्स में, है ना, फेज 1। अब फेज 1 में हम क्या करेंगे, जस्ट बेसिक्स सीखेंगे कि जैसे ERP है तो ERP में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स का कैसे यूज किया जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस किस फॉर्म्स का यूज करेगा, क्या क्या वो ऑटोमेट करेगा, है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो किस किस फॉर्म्स का अप्रोप्रिएटली यूज करेगा, HR डिपार्टमेंट्स के लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, जो डेटा सोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो ये सभी कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आता है। इसके अलावा कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इसी वजह से फ्लॉप होते हैं कि वो प्रॉपरली बजटिंग को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप कस्टमर से बोलेंगे मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया है और उसके लिए आप पे करें, कस्टमर कभी भी पे नहीं करेगा, उसको एंड प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। तो जनरली जो बजटिंग कंस्टेंट है, कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आप वो देखते हैं कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैब्लिश पोजीशन में पहुंच जाती है, आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सभी ने पढ़ी होगी, है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, है ना। तो ग्रोथ की फील्ड में आप देखेंगे, जब आप देखते हैं कि आपका अप्रोप्रिएट रेवेन्यू जो है बचने लगा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट बचने लगा, फिर आप स्केलिंग की तरफ जाते हैं। तो स्केलिंग का एक पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना, ठीक है, क्योंकि बिना इसको अडॉप्ट किया आप स्केलिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज परफॉर्म द डिटेल्ड एनालिसिस एक्टिविटीज। क्या एनालिसिस एक्टिविटीज आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, स्टडी द करंट सिस्टम। अभी क्या है हमारा जो करंट सिस्टम है वो क्या है, क्यों चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें आप जैसे मैंने अभी बताया था फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी क्या होता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। क्या ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो टेक्निकली फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, ऑपरेशनली फिजिबल है। तो ये सभी आप चेक करते हैं। डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट, जो यूजर उसको यूज करेगा। अब जैसे आप एक एग्जीक्यूटिव उठाएंगे, वो क्या करेगा, ERP सिस्टम में अभी तक क्या होता था, जो ERP सिस्टम आप देखते थे वो इंट्रानेट बेस्ड हुआ करते थे। इंट्रानेट में क्या होता था कि जब कोई कस्टमर कॉल करता था आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपका जो एग्जीक्यूटिव बैठा होता था सपोर्ट के लिए, होता था ना एक हेल्पलाइन नंबर, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे जैसे आप कॉल करते थे तो वो आपका सारा डेटा फीड करता रहता था,
ठीक है, कहाँ से कॉल आई है, किस नंबर से आई है, क्या ईमेल आईडी है, क्या फोन नंबर है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ नोट करता था और वो उनकी ईआरपी सिस्टम में चली जाती थी। अब क्या है, वेब एनेबल्ड ईआरपी है, मींस कोई भी कस्टमर कभी भी उस ऑटोमेटेड सिस्टम में अपना जो भी डेटा है वो एंटर कर सकता है। अगर जनरली होता है ना, आपसे आप ये बैंक बाजार और बहुत सारे इस तरीके के जो एप्स हैं वो सभी आप सर्व करते हैं और उसमें क्या देखते हैं, पॉलिसी कंपेयर करते हैं, तो वो सारा कुछ अब आप खुद कर सकते हैं। तो डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर क्या चाहता है बेसिकली, है ना, क्या किस तरीके से आप कस्टमर को कह सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेटर फ्रूटफुल बना सकते हैं, है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल बना सकते हैं। तो डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड यूजर जो उसको यूज कर रहा है क्या वो प्रॉपर्ली यूज कर पा रहा है। अब आजकल देखिए तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे कस्टमर से नहीं मांगी जाती, ठीक है, सिर्फ जो मेजर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये मेजर रहता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो बेसिक डिटेल कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं वही इन्फॉर्मेशन कस्टमर की इकट्ठा करी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस एक्टिविटी, है ना। अभी के करंट सिस्टम को समझना, सीआरएम मॉड्यूल है, सीआरएम मॉड्यूल जैसे मैंने बताया था, तो सीआरएम में क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। क्यों आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं कस्टमर से रिलेटेड, कि जैसे उसके जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसमें आप एक अच्छी सी डील उसे ऑफर कर सके, टाइम टू टाइम जो कंपनीज के प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं उनसे उनको अवेयर करा सकें, ठीक है, प्रमोशनल ऑफर्स हैं उनसे उनको अवेयर करा सकें, उनको बेटर डील आप अपने कंप्यूटर के मुकाबले उनको कम्युनिकेट कर सकें। तो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ सीआरएम। सो व्हाट इज बेसिकली, यू नीड टू डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस यूजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड यूजर जो हमारे साथ कनेक्टेड है, कस्टमर्स, इसके अलावा हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उन सभी को आप यहाँ पर मैप करते हैं एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट इज रेकमेंड सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जैसा मैंने बताया था कि आपको MIS चूज करना है, DSS चूज करना है, या आप ये ERP चूज करना चाहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम चूज करना चाहते हैं, किस टाइप का आप कौन सा सॉल्यूशन चूज करना चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो रिकमेंड सॉल्यूशन, है ना, जब आप प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे तब आपकी जो टीम होगी, जो एक्सपर्ट्स की टीम होगी, वो आपको सजेस्ट करेगी कि आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली रिकमेंड द सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट इज फेज 3। अब आप देखिए ये पार्ट जनरली क्लाइंट के साइड में होते हैं ये दोनों, ठीक है। आप क्या करते हैं, प्लान करते हैं और एनालाइज करते हैं, और उसमें आपका जो वेंडर है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है वो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। वो आपकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, आपको प्लानिंग करने में हेल्प करेगा, आपको एनालाइज करने में हेल्प करेगा, अगर आपको जरूरत होगी तो आपको एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की आपको एडवाइस दिलाएगा, ठीक है। हालांकि वो सभी चार्जेबल है, लेकिन ये है कि आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर वे में तो ये सभी आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है, बाय योर वेंडर, ठीक है। और आप एज ए क्लाइंट इन दोनों फेज को परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग एंड एनालिसिस। अब आता है डिजाइन। डिजाइन में क्या है, फेज 3 एक्वायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इफ नेसेसरी। अब आज के टाइम में सारा क्लाउड बेस्ड मॉडल हो गया है, तो क्लाउड में क्या है, आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा मतलब पहले होता था ना कि सारा जो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कंप्यूटर कितने लगेंगे, है ना, क्या क्या हमें हार्डवेयर की जरूरत है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें लाइसेंस वर्जन परचेज करना पड़ेगा। अब क्या है, अब आप सारा कुछ क्लाउड बेस्ड मॉडल पर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मॉडल। अब क्या है, वेब एनेबल्ड क्लाउड एनवायरनमेंट इज देयर। तो अब इसमें क्या है कि कोई भी जो अपने स्मार्ट डिवाइसेज हैं, स्मार्टफोन्स हैं, अपने लैपटॉप, है ना, डेस्कटॉप, किसी भी डिवाइस से आप जो भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ करेंट एरा, ठीक है। तो डिजाइन में आप क्या देखेंगे, कौन कौन से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको जरूरी हैं, उनके लाइसेंस वर्जन आप परचेज करेंगे, क्लाउड इनेबल्ड जो वर्जन्स हैं उनको परचेज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली डिजाइन फेज। नेक्स्ट इज डेवलप डिटेल ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे लिए किस किस पर्टिकुलर में हमें क्या क्या एक्टिविटीज को मैप करना है, किस तरीके से मैप करना है, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, ये सभी कुछ आप डेवलप डिटेल्स ऑफ सिस्टम में कंसीडर करेंगे। सो दैट इज बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। इसमें वेंडर का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है, वेंडर आपसे सपोर्ट लेता है और ये सारा जो काम है ये वेंडर के एंड पे होता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पहले के जो 2 फेज थे वो क्लाइंट साइड ज्यादा होते हैं, थर्ड और फोर्थ फेज ये वेंडर साइड ज्यादा होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलप प्रोग्राम्स इफ नेसेसरी, कोड्स वगैरह जो करते हैं,
है ना। जैसे ERP अगर मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको ABAP प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का पार्ट कौन करेगा, वो जो आपका वेंडर है, ठीक है। सो डेवलप द प्रोग्राम्स इफ नेसेसरी, इंस्टॉल एंड टेस्ट न्यू सिस्टम, उस सिस्टम को इंस्टॉल करना, टेस्ट करना फंक्शनल लेवल पर, फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, ठीक है। फिर यूजर्स को ट्रेन करना। अब यूजर्स को ट्रेन करने में क्या होता है, जैसे की पर्सन्स देख लिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो IT सपोर्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को आप पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर बाकी उन लोगों का काम रहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करें, ठीक है। तो पहले आप उनको सिखा के जाते हैं। जैसे ISO इम्प्लीमेंट हुआ तो ISO के बाद कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन्हें ISO के बारे में पता है, और उनको बताया जाता है कि हमारा जो मॉडल है वो इस तरीके का है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेजरली जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो कौन करेगा, वो जो आपने जो टीम आप जो ट्रेन करके गए हैं उनको, ठीक है। और अगर उनको कोई हेल्प चाहिए पड़ेगी तो वो किससे बात करेंगे, वेंडर से बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन द यूजर्स एंड कन्वर्ट टू द न्यू सिस्टम। अब देखिए फंक्शनल लेवल से करते करते आप पूरी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ये जो नया सिस्टम है इसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली फेज 4 इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो फेज 3 है डिजाइनिंग पार्ट, ये और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ये इन कंसल्टेशन विद क्लाइंट, ये कौन करता है, इसमें मेजर रोल किसका है, वेंडर का, ठीक है। तो फर्स्ट 2 फेज क्लाइंट साइड ज्यादा होते हैं, वेंडर सपोर्ट करता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ फेज वेंडर साइड ज्यादा होते हैं, क्लाइंट सपोर्ट करता है, एंड लास्ट इज सपोर्ट। सपोर्ट में क्या होता है, कंडक्ट पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू, ठीक है। कौन करेगा, दोनों लोग करेंगे, ठीक है। क्लाइंट भी वेंडर भी। क्लाइंट क्या करेगा, इंटरनल रिव्यू, ठीक है। और जो वेंडर होगा वो क्या करेगा, एक्सटर्नल रिव्यू, एक्सटर्नल कह सकते हैं ऑडिट होती है ना, 6 मंथ मंथली। शुरुआत में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जैसे मंथली मीट एक बार मिल लिए, जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह देख ली, फिर क्वार्टरली हो गया, फिर बाई एनुअली हो गया, फिर एनुअली हो गया, और इस तरीके से धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है, ठीक है, एक्सटर्नल साइड से। और इंटरनल आप अपना जैसा भी मॉडल बनाना चाहें, मंथली आप करना चाहें, क्वार्टरली, बाई एनुअली, ठीक है। एनुअली अब जैसे ISO है तो ISO में क्या होता है, 2 इंटरनल ऑडिट और 1 एक्सटर्नल ऑडिट 1 साल में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली। तो अब इसमें क्या है, जो भी कमियां हैं उसको देखी जाएंगी, है ना। जो भी हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम डिप्लॉय किया है उसमें पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या वाकई में वो अप्रोप्रिएटली जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट हो पाया है या नहीं हो पाया है, इसको आप चेक करते हैं इन पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू। इसमें किसका रोल है, दोनों का रोल है, ठीक है। क्लाइंट अपने साइड से करता है और वेंडर अपने साइड से करता है और उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एरर्स एंड इनहेंसमेंट्स। एरर और इनहेंसमेंट अगर कुछ है तो वो इनहेंसमेंट किस तरीके से, कॉम्पिटिटिव एरा में आपने देखा कुछ चेंज आ गया है तो आपने वो चेंज कर दिया। जैसे पहले के जो मॉड्यूल थे वो क्या थे, इंट्रानेट बेस्ड DRP मॉड्यूल, अब क्या हुए फिर वेब एनेबल्ड DRP मॉड्यूल, अब क्या हो गए, क्लाउड बेस्ड वेब एनेबल्ड DRP मॉड्यूल, ठीक है। तो जो भी इनहेंसमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई एरर है तो उसको आप रेक्टिफाई करेंगे, तो दैट कम्स अंडर द फेज ऑफ सपोर्ट, ओके। ये एरर को रेक्टिफाई करना, एरर को आइडेंटिफाई करना किसका काम है, जनरली वेंडर क्लाइंट दोनों ही करते हैं, इनहेंसमेंट करने का भी, ठीक है। अगर क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आएगी इनहेंसमेंट करना है तो वेंडर उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस। इसमें क्या चेक करते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे हमें कुछ बेटर मिला है या नहीं मिला है ना। सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम अडॉप्ट किया तो अब क्या बेटर हो गया है ना। अभी आप देखिए पिछले साल जब सेम मंथ्स में आप देख पा रहे थे, ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्लासेस लेना है, कैसे कंडक्ट करना है, ऑनलाइन मोड में कैसे क्लास लेंगे। स्टार्टिंग में जूम पर आए, फिर गूगल मीट, है ना, MS टीम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे। उसके बाद फिर आप देखिए तो हर कोई अपने अपने कंफर्ट जोन में चला गया। अब इस बार फिर से वैसी स्थिति आई तो तुरंत से हमने उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, उसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, ऑनलाइन सिस्टम को, और इजीली अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तुरंत से हम उस पर स्विच कर गए। स्टूडेंट भी पूरी तरीके से अवेयर थे, हम फैकल्टी भी पूरी तरीके से अवेयर थे, तो जो जिस कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल था उसने वो प्लेटफॉर्म तुरंत अडॉप्ट कर लिया। तो व्हाट इज दैट, बेसिकली मॉनिटर द सिस्टम परफॉर्मेंस, है ना, सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करना
कि जो मतलब जो हम सिस्टम परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, क्या वो अटेन हो पाया है? ट्रेडिशनल ज़्यादा बेटर था या ये करंट ज़्यादा बेटर है? करंट बेटर है तो क्या क्या हमें प्लस पॉइंट मिले हैं जो पुराने सिस्टम से मिले हैं? ये सभी जनरली रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है जिससे हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर पाए। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने बताया, दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट इज प्लानिंग फेज, सेकंड इज एनालिसिस फेज, और इन दोनों फेजेस में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? क्लाइंट का ज्यादा होता है इन सपोर्ट विद वेंडर। ठीक है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में वेंडर का रोल ज्यादा होता है इन सपोर्ट विद क्लाइंट। एंड फिफ्थ फेज इज सपोर्ट, इसमें दोनों का ही रोल इक्वली रहता है। ठीक है, आप इंटरनल रिव्यू करते हैं, इंटरनल सिस्टम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और जो आपका वेंडर है वो एक्सटर्नल परफॉर्मेंस और एक्सटर्नल रिव्यू परफॉर्म करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसमें बेसिकली मैंने बताया क्या कि किसी सिस्टम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, सो दीज आर द 5 मेजर फेजेस। अब हम इसको एक एक करके 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी or doubt regarding this, you may ask.